मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण का औन्नयन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स, हम बीए थर्ड ईयर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें आज हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पर मानवीय क्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आगे हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे इसके अंदर। फिर इसके बाद में जो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो हैं, विश्वव्यापी जो समस्याएं हैं इन्वायरमेंट से संबंधित, उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण औन्नयन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। देखो, पर्यावरण का जो डिग्रेडेशन है या उसकी क्वालिटी के अंदर जो कमी है, इसका प्रारंभ जब से मानव ने प्रकृति के अंदर अपना दखलंदाजी प्रारंभ की है, तब से प्रारंभ हुआ है। प्रारंभिक या आरंभिक समय में जो ये परिवर्तन थे, ये परिवर्तन बहुत लघु स्तर पर या बहुत छोटे स्तर पर थे। जब तक ये लघु स्तर पर थे, तब तक इनका दुष्परिणाम हमारे को दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि प्रकृति के अंदर स्वयं में सुधार करने की क्षमता होती। जब तक मानव द्वारा प्रकृति में होने वाला परिवर्तन उस स्तर तक हो जिस स्तर तक प्रकृति उसमें सुधार करने में सक्षम है, तब तक वो परिवर्तन दुष्परिणाम का रूप नहीं लेते। लेकिन निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जब मानव का हस्तक्षेप प्रकृति में उस स्तर तक हो जाए कि उसके कारण प्रकृति में होने वाले परिवर्तन प्रकृति में स्वयं में सुधार की अपेक्षा बहुत अधिक हो जाएं, तो मानवीय हस्तक्षेप दुष्परिणाम का रूप ले लेता है। तो प्रारंभ में जब सृष्टि का आरंभ हुआ, मानव ने जन्म लिया, मानव जंगलों में रहता था, अखेट करके अपना पेट भरता था, तब तक उसके द्वारा प्रकृति में होने वाले परिवर्तन बहुत सूक्ष्म मात्रा में थे। यानी हमारी प्रकृति और मानव के संबंध कैसे थे? संतुलित अवस्था में थे। किंतु धीरे धीरे ये व्यापक होकर प्रकृति के लिए असहनीय होते गए। विकास के अंधी दौड़ में समाहित मानव जो है, वो उसने जगह जगह से पर्यावरण की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को कम कर दिया या डिग्रेड कर दिया, उस क्वालिटी को अवनयन कर दिया। क्योंकि मनुष्य है वो निरंतर विकासोन्मुखी प्रवृत्ति वाला प्राणी, मानव संसार का सबसे बुद्धिशील प्राणी है, ये हम सब लोग जानते हैं। मानव को जो बुद्धि नामक भगवान ने प्रदान की है, जो बुद्धि प्रदान की है, उसके द्वारा मानव संसार का सबसे कैसा है? प्रगतिशील प्राणी है, विकासोन्मुख प्राणी है, जो मस्तिष्क का यूज करता है। तो मानव जो विकास कर रहा है, उस विकास का आधार क्या है? पर्यावरण। प्राचीन काल से मानव इसी प्रवृत्ति के कारण निरंतर विकास कर वर्तमान स्तर तक पहुंचा है। तो लगातार मानव ने, सबसे पहले मानव जन्म लिया, फिर शिकार करने लगा, जंगली जानवर को मार के खाने लगा, उसके बाद में पत्थर का द्वारा आग जलाना सीखा, पहिए का आविष्कार किया, जानवरों को पालतू बनाना सीखा, खेती करना प्रारंभ किया, औद्योगिक क्रांति। इसका धीरे धीरे मानव ने अपने अपने इसी मस्तिष्क या ब्रेन की बदौलत इस संसार में धीरे धीरे क्या करता गया? प्रगति करता गया। तो प्राचीन समय से वर्तमान समय तक अपनी बुद्धि के दम पर मानव लगातार प्रगति करता हुआ इस अवस्था तक पहुंचा है। इस विकास के लिए मानव ने विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हुआ है। हिमालय वन पारिस्थितिकी तंत्र मानव क्रियाओं के द्वारा विकृत किए गए पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। तो मानव जो प्रगति कर रहा है, वो प्रकृति किसके दम पर कर रहा है?
प्रकृति के ऊपर। इसके कारण प्रकृति क्या हो गई है, असंतुलित हो गई है। यदि जो उदाहरण बताया गया है हमारे आसपास, वह है हिमालय क्षेत्र के अंदर जो हमारा इकोसिस्टम था, वो इकोसिस्टम धीरे धीरे क्या होने लग गया है, परिवर्तनशील हो गया है। प्राकृतिक पर्यावरण के कार्बनिक तथा अकार्बनिक तत्वों में पारस्परिक क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती। जब इकोसिस्टम की परिभाषा हम पढ़ रहे थे, इकोलॉजी पढ़ रहे थे, तो मैं हमने बताया था कि इकोसिस्टम की परिभाषा में क्या होता है कि एक क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले विभिन्न जैविक और अजैविक तत्व जो हैं वो क्या करते रहते हैं, आपस में क्रिया करते रहते हैं या आपस में क्रिया करते हैं। साथ साथ में वो तत्व अपने पर्यावरण के साथ भी क्रिया करते हैं। यानी इस पर्यावरण के अंतर्गत जैविक और भौतिक तत्वों के बीच में हमेशा क्या चलती रहती है, क्रिया और प्रतिक्रिया चलती रहती है। इन तत्वों में संतुलित सामंजस्य अनुकूल परिस्थितियों तक ही सीमित रहता है। यानी इनमें संतुलन कब तक रहेगा, जब तक परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, इनमें सामंजस्य बना रहेगा। लेकिन जब परिस्थितियां अनुकूल धीरे धीरे प्रतिकूल होना प्रारंभ हो जाएंगी, तो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आने लगती है, विकृति आने लगती है। जब जैविक और अजैविक तत्व जो हैं उनका इंटरफेयर प्रकृति में एक लिमिटेशन से आगे बढ़ जाएगा, उनमें क्या आना प्रारंभ हो जाएगा, उसमें प्रकृति में विध्वंस प्रारंभ हो जाएगा, अवनमन प्रारंभ हो जाएगा और पर्यावरण में क्या आने लग जाएगी, विकृति आने लग जाएगी। प्राकृतिक पर्यावरण के जैविक संगठन में मनुष्य सर्वाधिक विवेकशील है। यानी जो प्रकृति या इकोसिस्टम के अंदर विभिन्न प्रकार के जो जैविक तत्व हैं उनमें सबसे अधिक बुद्धिशील प्राणी कौन सा है, सबसे अधिक विवेकशील प्राणी कौन सा है, मनुष्य। जो अपने आर्थिक लाभ एवं अन्य प्रयोजनों के लिए पर्यावरण को अपने अनुसार अनुकूलित कर लेता है। यानी वो अपने लाभ के लिए पर्यावरण को अपने तरफ मोड़ लेता है या अपने अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन कर लेता है, जिसके कारण पर्यावरण में डिग्रेडेशन प्रारंभ हो जाता है। पर्यावरण की जो क्वालिटी है उसमें धीरे धीरे क्या हो जाता है, गिरावट प्रारंभ हो जाती है। वर्तमान आर्थिक मनुष्य पर्यावरण की पोषणीय सीमा को लांघता हुआ प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण अति दोहन कर रहा है। इस समय जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है, अपने आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरण का अति दोहन कर रहा है। अति दोहन के उपरांत कई महत्वपूर्ण संसाधन जैसे जल, मृदा, वन क्षयशीलता की चरम सीमा पर पहुंचकर समाप्ति के कगार पर है। यानी विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे जल है, मृदा है, वन है, वो अपनी क्षयशीलता यानी अपनी समाप्ति की जो अंतिम सीमा है, यानी इनकी एक ऐसी सीमा जिसके बाद में इनका और दोबारा से पुनरुत्पादन संभव नहीं होगा, वो उस सीमा तक पहुंच चुके हैं। यानी मनुष्य ने इनका दोहन अपने आर्थिक लाभ के लिए इनका दोहन इस सीमा तक कर लिया है कि अब यदि मनुष्य ने अपने आप में कोई सुधार नहीं किया या प्रकृति में कोई सुधार नहीं किया या अपने आर्थिक लाभ को नहीं छोड़ा, तो जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इन क्षेत्र संसाधनों का पुनर्स्थापन धीमी गति से हो पाता है। यानी जिस गति से मनुष्य इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है उस गति से इनका प्रकृति में पुनरुत्पादन संभव नहीं है। इन तत्वों को बनने में प्रकृति में हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन मनुष्य के द्वारा इनका उपभोग करके इनके नष्ट कुछ चंद सेकंडों में किया जा सकता है। यानी प्रकृति में पाए जाने वाले जो संसाधन हैं उन संसाधनों को बनने में हजारों साल लगते हैं और मनुष्य के द्वारा उनको उपभोग करने में कुछ सेकंड लगते हैं। तो इनके बनने और इनके उपयोग की दर के अंदर बड़ा ही विषमता पाई जाती है। जबकि दूसरी ओर तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या इसे प्रभावित करती है। इस प्रकार मानव अपने पर्यावरण को बीमार कर मौत से मित्रता कर रहा है। यदि पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट अन्य प्राणियों में या वायुमंडल के साथ साथ किस पर पड़ेगा, मनुष्य पर अवश्य पड़ेगा। जिसके कारण क्या है, विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, मोतियाबिंद है, स्किन की बीमारियां हैं, इस प्रकार के अनेक प्रकार की जो नई नई प्रकार की बीमारियां हैं, जीवाणु की बीमारियां, कीटाणु की बीमारियां, वायरस जनित बीमारियां, इस प्रकार की नई नई प्रकार की बीमारियां जो हैं वो उत्पन्न हो जाएंगी, जिसके परिणाम वर्तमान मनुष्य को तो भुगतना ही भुगतना पड़ेगा।
लेकिन साथ में आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों को भी इसके परिणाम क्या करने ही पड़ेंगे, भुगतने पड़ेंगे। वर्तमान आर्थिक प्रौद्योगिकी मानव विकास के नाम पर प्राकृतिक पर्यावरण का न्यून दोहन करके निम्न रूपों में उन्नयन कर रहा है। यानी मनुष्य लगातार किन किन रूपों में प्रकृति को डिग्रेडेड कर रहा है, उसकी क्वालिटी में बदलाव कर रहा है, अंधाधुंध वनोन्मूलन करके। यानी मनुष्य क्या कर रहा है, लगातार वनों को काट करके प्रकृति में परिवर्तन कर रहा है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की पौधों और जीव जंतुओं की मौलिक जाति को लुप्त करके लगातार शिकार के द्वारा फर के लिए, चमड़े के लिए, त्वचा के लिए, नाखूनों के लिए जंगली जानवरों का शिकार करके उन जातियों को समाप्ति कर रहा है। बड़े बड़े बांधों के निर्माण के द्वारा भी पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव हो रहा है। अनियोजित खनन के द्वारा भी लगातार खनिज पदार्थों को दोहन किया जा रहा है, अतिदोहन किया जा रहा है। कृषि के विकास, कृषि का विकास किस कीमत पर किया जा रहा है, मनुष्य के द्वारा लगातार बढ़ती जनसंख्या के लिए भोज्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए मनुष्य कृषि क्षेत्र का विकास वनोन्मूलन को नष्ट करके कर रहा है। तकनीकी विकास के द्वारा भी लगातार तकनीकी विकास के द्वारा मनुष्य अपने जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें परिवर्तन कर रहा है। नगरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा लगातार नगरों का विस्तार, चाहे वो ऊर्ध्वाधर हो और क्षैतिज विस्तार हो, उसके द्वारा लगातार मनुष्य क्या कर रहा है, क्षेत्र विशेष का इकोसिस्टम में परिवर्तन कर रहा है। औद्योगिकरण के द्वारा धूल, धुआं, धुआंसा, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण आदि, जनसंख्या वृद्धि के द्वारा जितने भी प्रकार के मनुष्य के द्वारा समस्या उत्पन्न हो रही हैं, उस समस्या का मूल कारण जनसंख्या वृद्धि है। औद्योगिकरण हो, चाहे नगरीकरण हो, चाहे वनोन्मूलन हो, चाहे कृषि का विस्तार हो, चाहे तकनीक का विकास हो, ये सारे कार्य किसके लिए किए जा रहे हैं, मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा आराम तलब और पश्चिमी तौर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए। विभिन्न प्रकार के एटॉमिक स्फोटों के द्वारा और अन्य सामाजिक और आर्थिक प्रदूषण के द्वारा मनुष्य लगातार इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में अपना योगदान दे रहा है। अतः आर्थिक निश्चयवाद की पश्चिमी विचारधारा के कारण मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण के संगठन को जैविक अजैविक में परिवर्तन का पर्यावरण अनमेन किया है। यानी मनुष्य लगातार जो है वो भोग विलासिता के साधनों को जुटाने के लिए जो पर्यावरण है उसमें लगातार परिवर्तन कर रहा है।